टोबा काकड़ी के पहाड़ों के उस पार अफगान हदूद शहर से कुछ पहले धुआं अब भी टूटी हुई अफगान चौकी से उठ रहा है, जिसे डीए और अस्मत ने अभी साफ किया है। सर्द पहाड़ी हवा, दूर से कदमों की आहटें, हल्की रेडियो सरगोशियां। डीए इत्मीनान से राइफल को साफ करते हुए, गिने थे तूने इन्हें दोबारा? अस्मत मुस्कुराते हुए दूरबीन से देखता है। यार 200, शायद 10 ऊपर नीचे। गुस्से में लग रहे हैं। दिए अच्छा है, गुस्से में भागते ज्यादा हैं और जो भाग कर आए वो जल्दी मरते हैं। अस्मत हंसता है, टूटी हुई बोरियों पर बैठता है। कवर कब आएगा? डीए इनक्रिप्टेड रेडियो देखकर 45 मिनट, घंटा भी लग सकता है। हेडक्वार्टर कह रहा है जंजुआ और अनवर पहुंच रहे हैं और बाकी एयरबॉर्न होंगे। अगर हेलीकॉप्टर का इंजन जम ना गया। अस्मत जबरदस्त यार, मतलब पहली एंट्री हमारी है। दोनों मुक्के मिलाते हैं जैसे ये सब मामूल की बात है। डीए आने दो इन्हें, आज तोबा काकड़ी हमारा नाम याद रखेगा। अस्मत तोबा काकड़ी तो पहले से ही याद रखता है भाई, याद दिलाने की जरूरत इन नस्वारियों को थी। सीन चेंजेस टू द अफगान साइड। तकरीबन 900 मीटर दूर अफगान रीइंफोर्समेंट, सैकड़ों अफगान सिपाही पहाड़ी दर्रे से आगे बढ़ रहे हैं, अटैक फॉर्मेशन बनाकर फैल रहे हैं। अफगान कमांडर, इन्हें ढूंढो, वो जख्मी हैं, फंसे हुए हैं, कोई हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। कट बैक। डीए और अस्मत जैसे खेल देख रहे हैं। अस्मत 90 राउंड तो काफी होंगे। डीए हाँ, अगर सही जगह लगे तो बहुत है, और हमारी गोली हमेशा सही जगह लगती है। डीए मशीन गन सेट करता है। अस्मत ग्रेनेड और बैकअप ट्रिगर तैयार करता है। पहली फायरिंग, पहाड़ों में गूंज उठती है, सिपाही झपटने को भागते हैं। डीए आवाज गोलियों के बैकग्राउंड में डूबी हुई। पहले रेडियो वाले को मारो। अस्मत सर हो गया काम। अस्मत के फेंके गए ग्रेनेड 3 दुश्मन के ग्रुपों पर गिरते हैं। अफगान फोर्स बिखर जाती है। अस्मत हंसते हुए, 200 कह रहे थे, ये तो वार्म अप लग रहा है। डीए आराम ना करी, अभी 40 मिनट पड़े हैं, मजे कर। इससे पहले कि मैं आपको इस जंग के बारे में मजीद बताऊं, मैं आपको 7 दिन आगे लेके जाता हूं। 7 days लेटर। मकाम टोटा खिल, खस्ता हाल, तबाहशुदा कच्चे मकान में। चारों तरफ अफगान और भारतीय एजेंटों की लाशें बिखरी हुई हैं। दरमियान में बंधा हुआ ब्रिगेडियर लालचंद, जख्मी मगर जिंदा। इसके सामने खड़ा है वो शख्स जिसका नाम दुश्मन सरगोशियों में लेते हैं, द गोस्ट ऑफ कारगिल। साथ में सरवर छुरा और दीगर सीनियर गोस्ट यूनिट के जांबाज। ब्रिगेडियर लालचंद, तुम समझते हो तुम जीत गए? मेरे इशारे पे तुम्हारे यूनिट पूरे के पूरे मिटने वाले थे। सरवर 2 कदम आगे बढ़ता है। हाँ, तोबा काकड़ी वाला घाट, नाम याद है? डीए, अस्मत, जंजुआ। लालचंद की आंखों में पहचान की चमक, जैसे वो जानता हो। गोस्ट ऑफ कारगिल, गहरी ठंडी आवाज में। बहन की, तुमने 2 आदमियों के पीछे 200 बंदे भेज दिए, फिर भी वो दोनों उनको मारकर निकल आए। लालचंद कांप उठता है। ब्रिगेडियर लालचंद, नामुमकिन, कोई नहीं बच सकता था। तुम लोगों ने एयर रेड में हमारे बंदों को मार दिया। मेरे स्काउट्स की रिपोर्ट है,
ये सच है कि हमारे 200 बंदे नहीं बचे, लेकिन तुम्हारे वो 2 लोग भी नहीं बच सके। सर्वर आगे बढ़ता है। अबे साले बनिए, तेरा यही मसला है। तेरे कौन से आदमी तुम लोग साले अफगानियों के ऊपर रिलाय करते हो और उनकी बातों को मान के समझते हो कि ये सब सच है। कौन से स्काउट्स भाई, बंदा तुम्हारा कोई बचा नहीं तो स्काउट कहां से आ गए? कहीं इनमें से तो नहीं कोई पड़ा तेरा स्काउट? सर्वर नीचे पड़ी हुई लाशों की तरफ इशारे करता है। लालचंद याद रखी, जिसने गोस्ट यूनिट को देखा वो कुछ और देखने के लिए बाकी नहीं बचता। लालचंद घबराता है और सर्वर उसके कंधे पे हाथ रख के बोलता है, लेकिन तू डर नहीं लालचंद, अभी तो हमने तेरे से कुछ सवाल पूछने हैं यार। अब्बासी को बुलाओ यार आगे। और पीछे से एक यंग ऑफिसर आगे बढ़ता है। उसके हाथ में स्टेशनरी वाला कटर होता है, चंद स्क्रूज होते हैं और एक स्क्रू ड्राइवर होता है। ब्रिगेडियर साहब, इनसे मिलिए, ये हमारे छोटे भाई अब्बासी भाई हैं, हमारे छोटे और आपके बड़े। इनमें बेशुमार अच्छी खसूसियात पाई जाती हैं, बड़े अच्छे शरीफ लड़के हैं, लेकिन चंद एक खसूसियात इनकी ऐसी हैं जिनके बारे में बाद में लोग बहुत ज्यादा कंप्लेन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेचारे जिंदा नहीं बचते। अब्बासी भाई माशाल्लाह 6 फुट लंबे चौड़े तगड़े जवान हैं और ब्रिगेडियर लालचंद जब उसकी तरफ देख रहा होता है तो ऐसे लगता है जैसे आसमान की तरफ मौत के फरिश्ते को देख रहा हो। द घोस्ट ऑफ कारगिल। ब्रिगेडियर साहब, आप एक सीनियर अफसर हैं, हम नहीं चाहते कि अब्बासी आपके ऊपर हाथ साफ करे, तो आप बता दें, आप हमारे सवालों के जवाब देंगे या फिर अब्बासी आपसे जवाब ले? सर्वर लालचंद को घसीट कर बाहर दिखाता है। सहन में भारतीय और अफगान एहलकारों की लाशों का ढेर लगा हुआ है। द घोस्ट ऑफ कारगिल। मेरे आदमियों का पीछा करने की कीमत ही यही है। डीए और असमत पे घाट लगाकर हुक्म तुमने दिया था ना, अब सब बताओ। लालचंद सिसकियां लेकर रोने लगता है। आपको इससे 10 दिन पहले ले जाते हैं। यही जगह टोटाखिल के पहाड़। जब डीए का यूनिट यहां से एक ऑपरेशन करके वापस जा रहा था तो उसकी हमर के ऊपर एक सिम्ट से फायर हुए, जो गोलियां हमर के ऊपर लगी। साफ जाहिर है आपको पता है गर्म खून है। डीए के यूनिट ने गाड़ियों को मोड़ा, लेकिन उनको ये पता नहीं चल सका कि ये स्नाइपर फायर कहां से आए। हेडक्वार्टर की मदाखलत की वजह से उनको वापस तो आना पड़ा, लेकिन बाद में जब इन्वेस्टिगेशन करके ये पता चला कि ब्रिगेडियर लालचंद नामी रॉ के हेड, जो इस वक्त टोटाखिल के अंदर मौजूद हैं, सूबा पक्शिया के एक सेफ हाउस में, वो इस हमले के बानी हैं। उनकी मदद अफगान कमांडर नेमतुल्लाह, जिसके पास 350 से 400 जंगजू मौजूद हैं, जो इस वक्त अफगान पाकिस्तान बॉर्डर एरिया में टोबा काकड़ी के पहाड़ के ऊपर मौजूद हैं, उन्होंने ये हमला किया। ये इंटेलिजेंस रिपोर्ट डीए के अपने यूनिट के पास थी। अब जब उनको ये पता चल गया कि ये कौन लोग हैं और इस वक्त उनकी क्या लोकेशन है, तो डीए ने ये प्लान किया कि हम जाके इनको इनकी नानी याद करवाएंगे। और इस मकसद के लिए 4 जवान डीए, असमत, जंजुआ और अनवर टोबा काकड़ी के पहाड़ के ऊपर पहुंचे। इनिशियल झड़प के अंदर जब उन्होंने नेमतुल्लाह की पहली पोस्ट को उड़ाया और उसके जंगजुओं को जहन्नुम वासिल किया, इन तक ये खबर पहुंचती है कि बाकी लोग इंक्लूडिंग नेमतुल्लाह बदला लेने के लिए उनके ऊपर हमला करने आ रहे हैं, तो ये लोग वहीं रुक गए। पाकिस्तान आर्मी इज द डिसिप्लिन्ड वॉर मशीन। ये ऐसे नहीं है कि हमारे लोग आगे जाएं और हम उनको ऐसे ही छोड़ दें। हमारे ड्रोन्स, हमारी ट्रैकिंग एक एक बंदे को हमारे ट्रैक कर रही होती है। जब हमारे हेडक्वार्टर को ये चीज पता चलती है और सीनियर गोस्ट यूनिट को ये चीज पता चलती है कि डीए, असमत, जंजुआ और अनवर टोबा काकड़ी के पहाड़ के ऊपर रुक गए हैं,
तो वो फिर इनको कांटेक्ट करते हैं और वो इनसे पूछते हैं कि आप लोग वापस फॉल बैक क्यों नहीं कर रहे, जिसके ऊपर डीए उनको बताता है कि हमारे ऊपर तकरीबन 200 से ज्यादा नेमतुल्लाह के जंगजू इंक्लूडिंग नेमतुल्लाह हमला करने के लिए आ रहे हैं और हम इस पोस्ट को इस वक्त छोड़ के वापस नहीं आ सकते, जिसके ऊपर ये फैसला किया जाता है कि गोश्त यूनिट के लोगों को एयरबॉर्न करके इन तक पहुंचाया जाए। लेकिन उस एयरबॉर्न करने के लिए 45 मिनट्स दरकार हैं। डीए के यूनिट को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ती कि 45 मिनट लगे या 1.5 घंटा। वो तो यही चाहते हैं कि जितनी लेट ये आए उतना ही बेहतर है, और बल्कि वो ये चीज तो हेडक्वार्टर को बताना भी नहीं चाहते थे। ये लोग अलग ही लेवल के ऊपर बैठे हुए हैं। हर बंदा अपना काउंट बढ़ाना चाहता है और किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता। काउंट पता है ना क्या? किल काउंट। गोश्त यूनिट का हर बंदा सेल्फ इम्पोज्ड अपने ही टारगेट लिए फिर रहा है। खैर, आपको वापस वहां लेके चलते हैं जहां जंग जारी है। अफगान चौकी के पीछे 20 मिनट बाद डीए और असमत गर्द और बारूद में डूबे मगर हनूज मुस्तहकम दुश्मन की दूसरी बड़ी लहर चढ़ाई शुरू करती है। असमत, 20 मिनट गुजर गए, तेरे 45 मिनट वाली मदद तो कोई नजर नहीं आ रही। डीए, यार मदद की क्या जरूरत है, हम दो काफी हैं। नहीं, मैं तो टाइम इसलिए गिन रहा हूं कि ये लल्ली आगे आ नहीं रहे, बोरियत हो रही है। असमत अपनी जगह से उठता है और जोर से ललकारता है, जल्दी आ गया हो सालो, इतना देर क्यों लगा रहे हो? अफगान साइड से गोलियों की आवाज रुक जाती है जैसे कि वो सहम गए हो। डीए असमत, ओ यार तू तो नीचे बैठ, उनको और डरा, तू पहले वो आगे नहीं आ रहे, चुप करके बैठ। यार मैं तुझे कह रहा हूं बोरियत हो रही है, इनसे साली गोलियां नहीं चल रही। डीए मुस्कुराकर कहता है, ओ यार हो जाएगा, नहीं आएगी इनको चलाना तो हम सिखा देंगे। डीए रेडियो उठाता है, गोश्त लीड हेडक्वार्टर को जंजुआ से कहो सुकून रखे, टारगेट बहुत मिलेंगे। हेडक्वार्टर ऑपरेटर, कॉपी, स्नाइपर टीम 10 मिनट में फिजा में है, अनवर भी साथ है। डीए मैगजीन लोड करता है। डीए असमत को, वक्त एकदम ठीक बैठा है, चलो पहाड़ को गर्म रखते हैं उनके लिए। असमत नया मैगजीन चढ़ाता है, चल भाई दूसरा राउंड, और बेरहमाना फायरिंग दोबारा शुरू करते हैं। अफगान फौजियों की चीखें पहाड़ों में गूंजती हैं। इतने में दूसरी साइड से फायरिंग की बहुत ज्यादा आवाज आना शुरू करती है। ये बिल्कुल उस सिमत के ऑपोजिट सिमत है जहां से अफगान फोर्सेस डीए और असमत की तरफ अप्रोच कर रही थी। असमत उठता है और दूसरी तरफ भागता है और कवर लेता है और वायरलेस पे डीए को बोलता है, भाई जी ये तो इस साइड से भी 200-250 आ रहे हैं। डीए असमत को जवाब देता है, वाह भाई, प्लान हमने किया हुआ था, प्लान इन्होंने भी किया हुआ था, वेरी गुड, ये तो एम्बुश वाला सीन हो गया। हाँ अब मजा आएगा ना। डीए असमत को, तू भी तो लगा हुआ था ना यार, मजा नहीं आ रहा, बोरियत हो रही है, बोरियत हो रही है। चल अब ठीक है, अब तू उधर संभाल और मैं इधर संभालता हूं। But the fight was getting intense and the Afghan forces were closing down on both DA and Asmat. दोनों ट्रेंड कमांडोज हैं स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के। दोनों को ये चीज पता है कि एक एक गोली इंपॉर्टेंट है जब आप सराउंडेड हों और आपके दुश्मन की तादाद आपसे 100 गुना ज्यादा हो। The sequence of firing slows down from Asmat and DA. वो अपनी एमुनिशन को जाया नहीं करने चाहते कि एक भी गोली टारगेट से हट कर लगे, लेकिन अफगान फोर्सेस को भी इस चीज का एहसास हो जाता है कि पाकिस्तानी फौजियों की जो कि ट्रैप्ड हैं इस वक्त, उनकी फायरिंग के अंदर कमी आई है। इससे उनके हौसले और बुलंद होते हैं और वो तेजी से आगे बढ़ने लगते हैं। 5 मिनट गुजरने के बाद दोनों पोजीशंस पे जो आपस में तकरीबन 1 किलोमीटर दूर हैं,
नसवारी डीए और असमत से तकरीबन 300 से 400 मीटर दूर हैं। डीए असमत को वायरलेस करता है। हाँ भाई शहजादे, क्या सीन है तेरी तरफ? क्या मतलब क्या सीन है भाई? तेरे वाला ही सीन है, मुझे नजर आ रहा है। तू हाथ तो उठा। यार ये वाला हाथ रहने दे। आई बीन हिट ऑन द शोल्डर। क्या बकवास कर रहा है? और असमत गुस्से में उठता है और अफगान फोर्सेस की तरफ बस्ट मार के डीए की तरफ भागता है। डीए असमत को गुस्से में बोलता है, ओ भाई रुक, उधर किधर आ रहा है तू? नीचे हो। इतने में एक ग्रेनेड असमत के पास आकर पड़ता है और असमत हवा के अंदर उड़कर 10 मीटर दूर जाकर गिरता है। डीए वायरलेस पे बोलता है, असमत ओ ठीक है, क्या हुआ है? सेट है ना? असमत का सर चकरा रहा है और वो आंखें खोलता है और चारों तरफ उसको धुआं ही धुआं नजर आता है। ही रिकलेक्ट्स हिमसेल्फ एंड सेज, ओ भाई क्या खप डाली हुई है यार तूने? ठीक हूं मैं। यकीनन असमत ठीक तो है, लेकिन बिल्कुल ठीक नहीं। शार्पनल असमत की पसलियों में लगे हैं और वो ब्लीड कर रहा है। लेकिन ये बात वो डीए को बताता नहीं है और अपनी वेपन उठाता है और अपने दोस्त, अपने भाई की तरफ दोबारा से दौड़ता है। इतने में 4 से 5 अफगानी फौजी डीए की क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आते हैं और डीए एकदम से उठता है। अपना हाथ लंबा कर कर एक अफगानी फौजी की गर्दन की तरफ झपटता है, जैसे शेर अपने शिकार पर झपटता हो, और उसकी गर्दन को पकड़ के अपनी तरफ खींचता है। वो अफगानी फौजी जो डील डाल में डीए से भी ज्यादा मजबूत नजर आता है, हवा में ऐसे उड़ता हुआ डीए की तरफ आता है जैसे रुई हवा में उड़ी हो। डीए उसको अपनी तरफ खींच के जोर से जमीन पर पड़े पत्थर पे उसका सर मारता है और उसका सर ऐसे फटता है जैसे तरबूज ट्रक के टायर के नीचे आके फटता हो। पलक झपटते ही डीए उसके मुर्दार जिस्म को साइड पर फेंकता है और अपने जूते पे लगे हुए स्कॉर्पियन डैगर को निकालता है और पीछे से भागते हुए आते हुए अफगान फौजी की तरफ मुड़कर उसके सीने में, उसके दिल में घोंप देता है। वो मुर्दार फौजी डीए के ऊपर ही गिरता है और इतने गिरने में उसकी उंगली ट्रिगर पे चलती है और डीए को एक गोली टांग में लगती है। डीए उसी टांग से उस मुर्दार अफगानी फौजी को उल्टा कर अपने सर के ऊपर से नीचे पहाड़ से फेंक देता है। डीए जैसे ही खड़ा होता है, पीछे से अफगानी डीए के गर्दन के अंदर नेक लॉक लगा के दबाने लगता है। डीए मुतमईन तरीके से अपना सर घुमा के उस अफगानी की तरफ देखता है जो कि अपनी जिंदगी का पूरा जोर लगा के डीए की गर्दन दबा रहा होता है। डीए बिल्कुल एफर्टलेसली अपने हाथ से उसकी ग्रिप को ऐसे उठाकर पीछे करता है जैसे आप हलवा पूड़ी में पूड़ी से हलवा उठाते हैं, और अपने हाथ के पंजे से उसके पंजे के ऊपर रखकर पीछे की तरफ दबाता है और उस अफगानी की उंगलियां टूटने की टक 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 आवाज आती है। साथ ही में अफगानी चीखने चिल्लाने लगता है। डीए एकदम से अनॉयड होता है और कहता है, क्या चीखें क्यों मार रहा है? अफगानी बेचारा तकलीफ में और क्या करे अगर चीखे ना। डीए अपने दूसरे हाथ में मौजूद स्कॉर्पियन उसके मुंह के अंदर मारता है और उसकी गालों में से फाड़ता हुआ कान में से निकल जाता है। डीए उसके मुर्दार जिस्म को आगे करता है और उसके दूसरे कान में बोलता है, अब चीख, और पीछे धकेल कर उसकी लाश को नीचे फेंक देता है। डीए जब पीछे मुड़ के असमत की तरफ जाने लगता है तो उसके पैरों में एक अफगानी तड़प रहा होता है। बेचारा शायद अपने आखिरी सांस गिन रहा होता है। डीए उसकी तरफ देखता है और कहता है, क्या करेगा तू जिंदा रह के, और अपने जूते को ऊपर उठाता है और हील उसके नाक और आंखों के ऊपर जोर से मारता है। नाक और मुंह की हड्डियां तो चूर चूर हो जाती हैं, लेकिन उसकी आंखें जरूर उमड़ के बाहर आ जाती हैं। डीए जमीन पे गिरी हुई 4-5 असॉल्ट राइफल्स उठाता है और असमत की तरफ दौड़ता है। जब डीए असमत के पास पहुंचता है तो असमत चारों तरफ फायर कर रहा होता है और उसके मुंह के ऊपर खून ही खून लगा होता है। तो डीए उसको कहता है, वो यार ये तेरा खून है या किसी और का?
असमत डीए की तरफ देखता है और हंसकर कहता है, यार पता नहीं, मैं तो समझ रहा था मुझे पसीना आया हुआ है। डीए आगे से कहता है, तुझे इतनी ठंड के अंदर पसीने की पड़ी हुई है, ये पकड़ कपड़ा, और कपड़ा उसकी तरफ फेंकता है और उसको कहता है, यार ये अपना मुंह साफ कर, माशाल्लाह बहुत हसीन लग रहा है। इतने में वायरलेस पे जंजुए की आवाज आती है, यार बढ़ गए यार, तुम लोगों से मेरा इंतजार नहीं हुआ ना। इतने में डी और असमत देखते हैं कि जो अफगान फौजी उनकी तरफ आ रहे थे टक 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 करके नीचे गिर रहे हैं, यानी जंजुआ कहीं पास ही पहुंच चुका है। डीए फायर करते हुए जंजुए को बोलता है, यार ये कौन सी वलीमे की इनविटेशन थी जो तुझे कार्ड भेजते, तू वैसे ही भैन जोगी हो गया, मलंग हो गया, तेरा दिल ही नहीं लगता अब हमारे साथ, अकेला पहाड़ों में बैठा रहता है पागलों की तरह। अनवर किधर है? अनवर, वो लेफ्ट पे नीचे देख, अफगांडुओं के रियर के ऊपर से जो फायर आ रहा है। अनवर भाई वहां माइंड लगा चुके हैं, अभी जब अफगांडू मुड़ेंगे तब फिर धमाके होंगे। चलो उठो, तीनों साइड से असॉल्ट करो ताकि इनके शॉट हों और ये वापसी की तरफ भागे और अनवर के बिछाए हुए फूलों के ऊपर पांव रखें। डीए ने असमत को सिग्नल किया और असमत लेफ्ट की तरफ और डीए राइट की तरफ से उठा और उठ के नारे तकबीर अल्लाह अकबर या अली मदद के नारे लगाते हुए असॉल्ट पोजीशंस के अंदर आ गए। नस्वारियों को ये समझ नहीं आ रही थी कि कितने लोग हैं, क्योंकि नीचे से अनवर, ऊपर से जंजुआ, एक साइड से असमत, एक साइड से डीए, उनको मल्टीपल डायरेक्शंस में थे फायर आ रहे थे। तो वो समझे कि शायद इनकी रीइंफोर्समेंट आ गई है, जिसकी वजह से ये इतने कॉन्फिडेंटली हमारे ऊपर अटैक करना शुरू हो गए हैं। बस नस्वारियों की हवा लीक करने के लिए इतनी ही चीज काफी होती है। वो वापसी की तरफ भागना शुरू हो गए और डीए ने असमत की तरफ देखा और बोला, 5 गिन, 5, 4, 3, 2 और एक बड़ा धमाका। नस्वारियों के पहले ग्रुप के पांव अनवर की बिछाई हुई फूलों की सेज पर पड़े और हवा में उनके चीथड़े उड़ते हुए नजर आए। It was now a full panic and chaos situation for Nematullah's forces. They can't advance, they can't retreat. इधर उधर भागते हुए legitimate target बन गए थे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे वो पठान गुब्बारे लगा के बोर्ड के ऊपर बैठा होता है और आप एक 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 गुब्बारे को उड़ाते हो। मुकाबला डीए असमत, जंजुआ और अनवर में था कि कौन कितनी किल शॉट्स लेता है। यकीनन जंजुआ इसमें आगे था। स्नाइपर फिर स्नाइपर ही होता है। जंजुए की आवाज आई वायरलेस में, नेमतुल्लाह लॉक है, मारना है कि जिंदा पकड़ना है। डीए जंजुआ को, इस भैन मारना नहीं है, इसके में गोली मार, लेकिन देखी ब्लीड करके मर ना जाए। आई वॉन्ट टू सी हिम अलाइव। रॉजर बॉस, जैसे आपका हुक्म। और जंजुआ ट्रिगर चलाता है। चले, ये क्लियरेंस ऑपरेशन आपको बाद में बताते हैं, पहले आपको वहीं 10 दिन आगे लेके जाते हैं टोटाखिल पक्षिया के अंदर, जहां अब्बासी हाथ में कटर लिए ब्रिगेडियर लालचंद की तरफ बढ़ रहा है। स्टे कनेक्टेड टू sarias.com। चैप्टर 3 यकीनन आपको जल्द ही मिलेगा।